हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वन बाय वन वी विल सी द डिस्कशन। सो द फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट्स विथ रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब हम बात करते हैं कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये ध्यान में रखना है, पहली बात ये कि ये तमिलनाडु में, दूसरी बात ये कि ये रशिया के कॉरपोरेशन से बनाया जा रहा है। एंड जब हम बात करते हैं इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल की, तो यानी कि ये बेसिकली जो फ्यूल है जो इस्तेमाल होने वाली है न्यूक्लियर पावर प्लांट में टू जनरेट द एनर्जी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट होगी और मोर एंड मोर एनर्जी जनरेट कर पाएंगी। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, व्हेन आई वाज रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर टुडे, दैट इज द संडे एडिटोरियल, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडिया और रशिया के बीच में जो कॉपरेशंस हुई हैं उसके बारे में बताई गई है। फॉर एग्जांपल डिफेंस कॉपरेशन, फॉर एग्जाम्पल योर स्पेस कॉपरेशन। स्पेस कॉपरेशन में भी आपने देखा होगा कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है रशिया में, ठीक है, फॉर द गगनयान मिशन, एज वेल एज योर न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन जो अभी हम देख रहे हैं उसी की चर्चा, बेसिकली कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा उस आर्टिकल में भी की गई थी। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखो। और मैंने कुछ शॉर्ट नोट बनाए थे उसके, तो हो सकता है मैं टेलीग्राम चैनल पर वो शेयर कर दूं, सो दैट आपके पास दो दो पॉइंट हो लिखने के लिए। अगर इंडिया रिलेशन विद रशिया आता है तो आप डिफेंस कॉपरेशन, स्पेस कॉपरेशन, एनर्जी कॉपरेशन, उन सब के बारे में दो दो पॉइंट जान सको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस ऑफ दिस फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ, आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। ये सब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक्चुअली एनर्जी सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए तो की जा रही है ना। आपको पता है कि जो एनर्जी की डिमांड है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड जो आपके प्रोडक्शन होते हैं एनर्जी का भारत में वो मेजॉरिटली आपके कोल बेस्ड होते हैं, एंड कोल बेस्ड काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी होती है। एंड एक सोर्स है दैट इज योर न्यूक्लियर पावर एनर्जी, जो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल कर सकती है। तो ये बेसिक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दिमाग में रखनी है। सो लेट्स मूव टू द आर्टिकल। तो यहाँ पर आप देखो, रशिया ने सप्लाई किया है फर्स्ट बैच ऑफ मोर रिलायबल एंड कोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल। और इस फ्यूल का नाम क्या है ये जरूर ध्यान रखना है। इस फ्यूल का नाम है आपका TVS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, और ये फ्यूल इस्तेमाल होंगी कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये वन लाइनर MCQ है, मैंने आपको कल भी सजेस्ट किया था, मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें सिर्फ आप ही मेंबर रहो और उसमें वन लाइनर MCQ का चैनल नेम रखो, और ऐसे ऐसे जो कीवर्ड आते हैं ना उसको आप वहाँ पर पुट कर दो। जैसे आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मियावाकी मेथड आया था, और ये मियावाकी मेथड आपके UPSC 2022 क्वेश्चन में आए हैं। इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कीवर्ड पर फोकस करना जरूरी होता है, खासकर जो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन का कीवर्ड है, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई कीवर्ड है। तो इन दोनों सेक्शन के कीवर्ड्स ज़्यादा ध्यान में आपको रखने हैं। और यहाँ पर आपको TVS-2M याद रखना है। इट इज़ नॉट ए प्लैनेट, इट इज़ नॉट ए सैटेलाइट, इट इज़ बेसिकली ए न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा, और ये जो रशिया है ये बिल्ड कर रहे हैं कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो हमने आपको बताया है अंडर एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुई थी वो 1988 में हुई थी। उसके बाद सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हुई, देख सकते हो 1998 में, फिर 2008 में। तो 10-10 साल के गैप में आपका सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हुआ है, और आपका KNPP को बेसिकली बिल्टअप किया जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली अभी ऑपरेटिंग भी है, ऑपरेट हो रही है, ऐसा नहीं कि ये ऑपरेट नहीं हो रही है, ऑपरेट भी हो रही है। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की, तो ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल इस्तेमाल की जाती है ना, सो दैट जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन की जा सके। अब जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए हमें फ्यूल प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं?
तो जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, है ना, जैसे आपके यूरेनियम ले लो 235, प्लूटोनियम ले लो 239, ये सब कुछ रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में एक्ट करते हैं टू सस्टेन ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और वन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल इज योर TVS-2M, जो अभी रसिया के तरफ से सप्लाई की गई है। तो ये हमने जाना। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ द TVS-2M फ्यूल, तो एक तो यूरेनियम की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, साथ ही साथ इसमें एंटी डेब्रिस फिल्टर प्रोटेक्टिंग फ्यूल की क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं डेब्रिस फिल्टर का भी काम करती है। तो ये हमने कुछ एडवांटेज जाना। अब यहाँ पर कुछ बात आपको समझनी है कि इंडिया जो है वो करंटली सेकेंड स्टेज, दैट इज योर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के टारगेट को अचीव किया हुआ है। एंड टोटल भारत की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, ठीक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 को भारत ने अचीव कर लिया है, स्टेज 2 बेसिकली अभी भारत यहाँ पर पहुँचा है, एंड स्टेज 3 में पहुँचने का प्रयास भारत कर रहा है। तो स्टेज 1 में होता क्या है? तो स्टेज 1 में बेसिकली हम नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं टू फ्यूल द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, एंड इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनती हैं वो है आपका प्लूटोनियम 239, एंड इसमें हैवी वाटर को हम D2O भी कहते हैं, ठीक है। तो हैवी वाटर मॉडरेटर के रूप में एज वेल एज कूलेंट के रूप में ये इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेज 1 में सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर लिया है भारत ने, एंड इट इज़ इन द इंडस्ट्रियल डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, इंडिया अचीव्ड कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन दिस टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है जब इसमें हमने अचीव कर लिया तो हम स्टेज 2 में जाएंगे, दैट इज योर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और जब हम बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो इसमें जो प्लूटोनियम 239 है ना, जो आपके फर्स्ट स्टेज से एज ए बाय प्रोडक्ट निकली है, यहाँ पर आप देखो, है ना, द बाय प्रोडक्ट इज प्लूटोनियम 239 ऑफ द फर्स्ट स्टेज। तो सेकेंड स्टेज वाले में हम प्लूटोनियम 239 को यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ फास्ट न्यूट्रॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स देन दे कंज्यूम, बिकॉज नॉर्मली जाहिर सी बात है हम ज़्यादा फ्यूल ही जनरेट करना पड़ेगा ना देन द कंजम्पशन, तभी तो इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी। एंड इसमें एक बात है कि इसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि लिक्विड सोडियम इसमें कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट स्टेज वाले में हैवी वाटर वाज यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट, लेकिन इसमें आपका जो सेकेंड स्टेज वाला है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कूलेंट के रूप में यहाँ पर लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आपका यूरेनियम 233 भी बनता है। और स्टेज 3 की बात करें तो देख लो, स्टेज 3 में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं ये, एंड इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। कैसे? तो इंडिया की जो थोरियम रिजर्व्स है, थोरियम रिजर्व्स आपको पता होगा, जो केरला है ना, केरला के सैंड में ये थोरियम रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें थोरियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और कैसे? तो इसको पहले यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किए जाते हैं इनसाइड द रिएक्टर, और जो यूरेनियम 233 ऑब्टेन होगा फ्रॉम द सेकेंड स्टेज, यहाँ से देख रहे हो यूरेनियम 233 ऑब्टेन हो रहा है ना सेकेंड स्टेज में, तो ये जो आपका यूरेनियम 233 विच हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंड स्टेज, उसको एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक एडवांटेज स्टेज 3 का ये है कि जो थोरियम है ना भारत में थोरियम रिजर्व जो है ना, उसका इस्तेमाल हो सकेगा फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। तो फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। रिच नेशंस पिच क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्किप्स फूड सिक्योरिटी, यानी कि अभी WTO की फिर से मीटिंग हो रही है। यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशन है या फिर रिच नेशन है ना, वो नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जबकि जो पेंडिंग इश्यूज हैं, पेंडिंग मुद्दे हैं, उसको उठाने की ये कोशिश नहीं कर रहे। तो इस आर्टिकल में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या मेजर इश्यूज जो WTO में चल रहे हैं, बिकॉज WTO एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, और अगर मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो WTO से बार बार क्वेश्चन आए, खासकर जो इश्यूज चलते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी फिशरी सब्सिडी का इशू चल रहा है, तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन आए। दैट्स वाई एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर इज ऑल्सो बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल वी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, ठीक है। तो
बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन सबसे पहले हम सिलेबस पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो सिलेबस आर्टिकल नंबर 2 वेयर इट इज़। तो आर्टिकल नंबर 2 में आप देख लो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, ये आपका आर्टिकल नंबर 2 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO चल रहा है। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज ने नए इश्यूज पर डिस्कशन करने की बात की है, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिस्टम्स। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया का कहना है कि भाई साहब नए नए इश्यू क्यों ला रहे हो, पहले पेंडिंग इश्यूज को तो खत्म करो, उस पर फोकस करो, जैसे परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आओ टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर नेशंस, बिकॉज फूड सब्सिडी पर भी कहीं ना कहीं WTO में ये डिस्प्यूट सब चलते रहती है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो आपका इग्नोरेंस है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एज वेल एज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, वो इग्नोर की जा रही हैं, ये बात भी हाईलाइट की गई है। व्हाट डू मीन बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वी आर एमिंग टू अचीव द सेम गोल, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, एंड जो डेवलपिंग या पुअर नेशंस होंगे उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कर्व करने की बात करते हैं, तो उसमें भी आपका CBDR का कंटेक्स्ट आता है कि जो डेवलप नेशन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस इमिशन किए हैं, इसीलिए गोल तो सेम है, एम तो सेम है, बट डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, टू कट ऑफ द एमिशंस, है ना, टू मेक स्ट्रिक्टर्स नॉर्म्स फॉर देयर कंट्री। तो ये आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। साथ ही साथ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये सब जो एग्रीमेंट है ना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये तब आपको देखने को मिली थी जब जो डेवलपिंग नेशंस है या फिर पुअर नेशंस है वो WTO को ज्वाइन कर रहे थे, और तब WTO के तरफ से कहा गया था कि भाई साहब आप हमें ज्वाइन कर सकते हो एंड हम आपको स्पेशल बेनिफिट्स देंगे एज ए रिबेट, सो दैट आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने में आसानी महसूस कर सको। दैट्स वाई स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है ना। एंड ये देख लो आप CBDR एंड SNDT यानी कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉलिसी स्पेस टू डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, ये सिंपल सा मतलब है। तो क्या मेजर इश्यूज जो चलते रहते हैं WTO में, एक तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी को लेकर डेवलपिंग नेशन का कहना है, एक तो ये कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, लेकिन डेवलप कंट्रीज बोलते हैं कि ना भाई साहब एग्रीकल्चर सब्सिडीज नहीं दी जानी चाहिए, या फिर जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती हैं डेवलपिंग नेशन के द्वारा वो कहीं ना कहीं जो टारगेट सेट करी गई है फॉर द मैक्सिमम सब्सिडी उसको ब्रीच करता है, इसलिए एक्शन लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर एक और इश्यू निकल कर आती है डेवलपिंग नेशन की तरफ से, उनका कहना है कि भाई साहब एक नया मेथड लेकर आओ टू कैलकुलेट द सब्सिडी, नहीं तो क्या होता है हम जो सब्सिडी देते हैं वो हर बार जो WTO के मैक्सिमम टारगेट हैं सब्सिडी वाले उसको ब्रीच कर देता है। दैट्स वाई न्यू मेथड लाने की बात की जा रही है। एंड एक है आपका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी कि जो आपके जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं ना इंडिया में, उसी प्रकार से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का कंसेप्ट है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार से बफर स्टॉक सिस्टम होता है टू परचेज स्टॉक पाइल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड व्हेन देयर इज ए नीड। ठीक है, एंड डेवलप कंट्रीज का कहना है कि वैसा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर हम अगले मिनिस्ट्रियल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रिप्स वेबर पर भी मुद्दा चल रहा था ये वैक्सीन के कारण। ट्रिप्स मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेबर, जैसे वैक्सीन सब है ना, तो वैक्सीन सब जो डेवलप किए जाते हैं उसकी तो पेटेंटिंग होती है, तो इसके कारण क्या होगा जो पुअर नेशन है लाइक अफ्रीकन नेशंस है ना, वो सब जो है वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे विदाउट गेटिंग द परमिशन। तो इसीलिए ट्रिप्स वेबर की बात की जाती है सो दैट जो कोविड के वैक्सीन है वो इन देशों तक भी पहुंच सके। और डेवलप्ड नेशन का कहना क्या है कि भाई साहब एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, मार्केट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाइए। ठीक है, इनका ये कहना है। फीस सब्सिडी पर मुद्दे चली थी, और इसमें बेसिकली डेवलपिंग नेशन का कहना है कि पुअरर नेशन को आप एग्जेम्प्ट करो फ्रॉम द सब्सिडी कट्स, कि वो सब्सिडी अगर दे रहे हैं पुअरर नेशन टू द फिशर में तो उनके सब्सिडी में कोई कट ना लगाया जाए। इफ इवन दे आर नॉट डूइंग द डिस्टेंट वाटर फिशिंग,
तो ध्यान रखना है आपको। एंड डेवलप्ड कंट्री का क्या स्टैंड है, तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, वो अगेंस्ट है ब्लैंकेट एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं फिशिंग सब्सिडी को लेकर फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, अब ये क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि जब सब्सिडी दी जाती है या फिर लेट्स से कि फिशिंग पर सब्सिडी दी जाती है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं डेवलपिंग नेशंस के, वो वर्ल्ड मार्केट में क्या होते हैं, सस्ते रहते हैं, तो आराम से उसका जो बाइंग है वो हो सकता है। लेकिन जो यूएस है या फिर यूरोपियन नेशंस है, वो भी तो आपको पता है ना कि अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फिश प्रोड्यूस करता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन को लेकर ये इशू रहती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स की बात चलते रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसेंसस प्रिंसिपल एंड जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है डेवलपिंग कंट्री पुअर कंट्रीज को, वो कंटिन्यू की जाए, ये डेवलपिंग कंट्री का कहना है। और डेवलप कंट्रीज का कहना है कि भाई साहब ये जो डब्ल्यूटीओ के कंसेंसस प्रिंसिपल है उसको ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अलाउ किए जाने चाहिए। यहाँ पर आप देखो, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। वॉन्ट हेजिटेट टू स्टार्ट वॉर ओवर ताइवान, ये चाइना का कहना है। और ये बेसिकली जो चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ बेसिकली एट द IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी। वहाँ पर अभी शंग्रीला डायलॉग समिट ऑर्गेनाइज की गई थी विच इज इन सिंगापुर। एंड यहाँ पर चाइना ने यूएस को वार्न किया है कि अगर ताइवान डिक्लेयर कर लेता है इंडिपेंडेंस तो हम वॉर छेड़ देंगे। ठीक है, और ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और इसका बेसिक एम यही है कि जो मोस्ट प्रेसिंग या फिर हाईलाइटेड सिक्योरिटी चैलेंजेज है उस पर विचार विमर्श करना, सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अब ये टोटल इश्यू है क्या, इसको थोड़ा सा स्थिर से समझेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो यहाँ पर आप देख लो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो इसके अंतर्गत आपका कवर होगा। तो जो इश्यू है वो इसलिए निकल कर आ रही कि जो आपका ताइवान है, ताइवान कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखो, है ना, ये आपका टोटल चाइना है और यहाँ पर आप ताइवान को देखो, ये है ताइवान। ठीक है, तो जो ताइवान है या फिर ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि भाई साहब मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, ऑफिशियली कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन चाइना का कहना है कि भाई साहब ये जो आपका ताइवान है ये इट इज़ नथिंग बट ब्रेक अवे प्रोविंस, जो कहीं ना कहीं यूनाइट या फिर रीयूनिफाई किए जाने हैं इन्हें मेनलैंड चाइना के साथ अंडर द वन चाइना प्रिंसिपल। तो अंडर द वन चाइना प्रिंसिपल मतलब क्या, ताइवान जो है बेसिकली चाइना का ही पार्ट है और एक ना एक दिन उसको रीयूनाइट होना है। ठीक है, और ये जो वन चाइना पॉलिसी निकल कर आई है ना, ये वन चाइना पॉलिसी जो सिनो यूएस रिलेशन है या फिर चाइना यूएस रिलेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसके तहत जो यूएस के डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है उसमें ये बात कही जाती है कि देयर इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट, यानी कि सिंपली अगर कहे तो यूएस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है वन चाइना पॉलिसी को। दैट्स वाई फॉर्मल टाइज चाइना के साथ रखता है डायरेक्टली रदर देन द आइलैंड ऑफ ताइवान। लेकिन इनडायरेक्टली ये भी देखा जाता है कि यूएस जो है अनऑफिशियल रिलेशनशिप ताइवान के साथ रखते हैं। ठीक है, और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, तो इंडिया का भी स्टैंड कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता आया है भारत। लेकिन 2010 के बाद से इंडिया ने भी यूज़ नहीं किया है वन चाइना पॉलिसी कीवर्ड को इन इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और चाइना के साथ अन्य देशों का भी डिस्प्यूट आप देखते रहते होंगे। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 में, आप देख लो सेनाकाकू या फिर दियायू या फिर दियायुताई आइलैंड। सेनाकाकू बेसिकली कीवर्ड था, ये यहाँ पर आप देख लो। पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये बेसिकली इट वाज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन चाइना एंड जापान। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेनाकाकू उसी को दियायू या फिर दियायुतोई आइलैंड कहते हैं विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान यानी कि ताइवान से ऊपर में होगा, ताइवान के नॉर्थ में होगा। ठीक है, एंड इट इज़ क्लेम्ड बाय चाइना जापान
दैट्स वाई इट इज डिस्प्यूटेड। एंड जो पार्शियल एंड स्पिरिटली आइलैंड है, नो डाउट की क्वेश्चन इस पर भी बन सकते हैं, पार्शियल एंड स्पिरिटली आइलैंड कहाँ है, तो साउथ चाइना सी में है, और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, इसको क्लेम किया जाता है चाइना एज वेल एज अदर नेशन के द्वारा जो आपके सराउंडिंग साउथ चाइना सी से बॉर्डर करते हैं, जैसे आपका फिलीपींस हो गए, ब्रुनई हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। और ये 9 डैश लाइन याद रखना, 9 डैश लाइन बेसिकली ये साउथ चाइना सी में चाइना ने इमेजिनरी लाइन डिमार्केट कर रखी है, और ये कहा जाता है कि भाई साहब ये जो हम 9 डैश लाइन ड्रॉ किए हैं इसके अंदर जो भी आपका रीजन है वो हमारा होगा। यहाँ पर आप देखो मैं आपको 9 डैश लाइन बता रहा हूँ, ये है आपका 9 डैश लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपका रीजन है वो चाइना को बिलोंग करेगा, ये आपका चाइना का कहना है। लेकिन जाहिर सी बात है जो यहाँ के नेबरिंग नेशन है वो तो इस दावे को तो खारिज करेंगे ना, दैट्स व्हाई डिस्प्यूट चलते रहती है। तो स्प्रेटली आइलैंड ध्यान रखना है, पार्शियल आइलैंड ये सब साउथ चाइना सी में है। तो फ्रेंड्स ये हमने थर्ड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द फोर्थ आर्टिकल। CCPA issues guidelines on prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022। आप देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया की बात कर लो, टीवी की बात कर लो, ना जाने कितने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। जब हम बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम बोल कुछ और रहे हैं और डिलीवर कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ना मिसलीडिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ये टैबलेट खा लो तो 5 दिन में आपका 50 किलो वजन कम हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए ये सब आपका जो गाइडलाइंस है वो लाई गई है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन लेट्स लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपका कवर होगा mechanism, laws, institution, bodies constituted for the protection, prevention, betterment of this vulnerable section, ठीक है। तो जो आपका CCPA है यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये ध्यान रखनी है, इन्होंने ही गाइडलाइंस नोटिफाई की है सो दैट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कब किया जा सके एंड जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये जो CCPA है ये स्टेटूटरी बॉडी है इस्टेब्लिश अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सो दैट कोई भी अगर कंज्यूमर्स के राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रमोट की जाती हैं या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो इन पर ये रेगुलेशन करेगा, ठीक है, इन्हें मॉनिटर करेगा। एंड जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल है टू द एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो, है ना। यहाँ पर आप देखो द गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड साथ ही साथ पेनल्टी की भी बात करता है इफ़ दे आर वायलेटेड। क्या की प्रोविजंस है इस गाइडलाइन के, देख लो। पहली बात तो ये कि कंडीशंस रखी गई है कि नॉन मिसलीडिंग एंड वैलिड एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल नो मिसलीडिंग बाय एग्जेजरेटिंग द एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है जो रियलिटी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, साइंटिफिक वैलिडिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लेम्स होनी चाहिए, तब ये नॉन मिसलीडिंग एंड वैलिड एडवर्टाइजमेंट कहलाएंगे। साथ ही साथ डिफाइन की जाएंगी एज वेल एज प्रोवाइड की जाएंगी द कंडीशंस फॉर बेट एडवर्टाइजमेंट। बेट एडवर्टाइजमेंट फिर से यहाँ पर कीवर्ड आया तो आपको बेट एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करना है। बेट एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपके गुड्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो ऑफर किए जाते हैं सेल के लिए वो लोअर प्राइस पर सेल किए जाते हैं सो दैट कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो सके, ये है आपका बेट एडवर्टाइजमेंट। ये कीवर्ड भी आपको पकड़ कर रखनी है, ठीक है। एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है तो क्या वायलेट होता है, तो पहली बात तो राइट टू बी इन्फॉर्म यानी गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और आप उसको सही मानकर प्रोडक्ट खरीदते और पता चला कि एक्सपेक्टेशन पर उतर नहीं रही तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। एंड राइट टू चूज को ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है। कैसे राइट टू चूज कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बढ़ा चढ़ा कर वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ की और आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं किया, तो जिस एक्सपेक्टेशन वाले प्रोडक्ट आप मांग रहे थे वो आपको मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका राइट टू चूज तो वायलेट हुआ ना। साथ ही साथ राइट टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये है। एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को भी प्रोहिबिट करेगा। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट यानी कि वैसे एडवर्टाइजमेंट जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिट की गई है, रेस्ट्रिक्ट की गई है बाय द लॉ। एंड फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट, तो फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत वैसे प्रोडक्ट या गुड्स या फिर सर्विसेज नहीं आएंगे अगर उन प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को कुछ भी पे करना हो रहा है, चाहे वो पैकेजिंग चार्ज हो, शिपिंग चार्ज हो या फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट पे करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे केस में आप देखते रहते होगे कि भाई साहब आप
आप इस प्रोडक्ट को फ्री में क्लेम कर सकते हो, लेकिन जब आप उसे क्लेम करने जाते हो तो पता चला कि 50 प्रकार के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, टैक्स चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, दिस चार्ज, दैट चार्ज, और अल्टीमेटली कॉस्ट 5,999 हो जाता है और अल्टीमेटली आप पे करनी पड़ती है। तो ये है आपका, ठीक है। एंड एक है आपका चिल्ड्रेन टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। तो जो चिल्ड्रेन टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट है उसमें वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए जो अंडर द लॉ रिक्वायर्स हेल्थ वार्निंग, यानी कि इसमें एक बात ये भी है कि इसमें ऐसे पर्सनैलिटीज ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, म्यूजिक से हो, सिनेमा से हो, विच अंडर एनी लॉ रिक्वायर्स द हेल्थ वार्निंग, बिकॉज चिल्ड्रन पर गहरा असर पड़ता है, आपको ही पता है ना। एंड जब कोई फेमस पर्सनैलिटी किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जो पीपल होते हैं उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द चाइल्ड। तो ये बातें। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पीएम इनॉग्रेट्स हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस एट भोपाल। इट इज़ नॉट भोपाल, इट इज़ भोपाल विच इज इन अहमदाबाद, ठीक है। तो स्पेस सेक्टर में भारत का ग्रोथ आपको दिन ब दिन देखने को मिल ही रहा होगा, चाहे वो आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें या फिर आपका जो गगनयान हो, चंद्रयान हो, आदित्य L1 मिशन हो, आदित्य L1 मिशन फॉर द सन, ठीक है। तो आपको ओवरऑल याद रखनी है कि भारत स्पेस सेक्टर में कितना आगे ग्रो कर रहा है, सो दैट अगर क्वेश्चन आए इंडिया के स्पेस सेक्टर पर तो फिर आप लिख सको। कुछ कुछ एग्जाम्पल तो रहने ही चाहिए, आपको पता। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। सिलेबस आपका आर्टिकल नंबर 5, इट विल बी कवर्ड अंडर, कहाँ गया भाई साहब, हाँ यहाँ देखो, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस। तो लेट्स डिस्कस जो आपका इन स्पेस है, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसे 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इनोवेशन है, उसको स्पेस इंडस्ट्री में, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में प्रमोट किया जाए। और ये जो आपका इन स्पेस है, ये इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसके तहत स्पेस एक्टिविटीज एज वेल एज जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के खुद के फैसिलिटीज हैं उसका इस्तेमाल नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज भी कर सके। इट इंश्योर्स दिस एज वेल एज जो लॉन्च मैनिफेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज कर सके। एंड ये जो आपका इन स्पेस है, इट इज हेडेड बाय चेयरमैन, अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। एंड इसमें आपके एक्सपर्ट्स भी होते हैं फ्रॉम द टेक्निकल, एकेडमिशियन, इंडस्ट्रीज बैकग्राउंड, लीगल एंड स्ट्रेटेजिक फील्ड्स, एंड मेंबर्स फ्रॉम पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एंड जो डिसीजन है इन स्पेस का वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द इसरो। एंड इसके कुछ क्या एक्टिविटीज होंगे, इट विल परमिट एंड ओवरसी द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज। तो कौन कौन से चीज़ों को ये परमिट करेंगे और ओवरसी करेंगे, तो देख लो। स्पेस एक्टिविटीज जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्च व्हीकल्स को बिल्टअप करनी है, सैटेलाइट्स को बिल्टअप करनी है, एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की जाएंगी, है ना। एंड टेम्पोररी फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किया जाएगा विद इन द प्रीमिसेस अंडर द इसरो कंट्रोल, एंड न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड साथ ही साथ लॉन्च कैंपेन एंड लॉन्च सबको प्रमोट किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है स्पेस सेक्टर के? स्पेस सेक्टर के खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पहली बात तो ये कि जो स्पेस सेक्टर है वो अब ओपन होगा फॉर द ग्रेटर रोल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अभी आप देख लो, हमने डिस्कस किया ना कि ये जो है नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज वो भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इट विल ओपन अप द स्पेस सेक्टर फॉर ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, एंड इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन भी प्रमोट हो सकेंगी बाय रिमूविंग रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड मेक स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज वाइडली एक्सेसिबल। कैसे? इजिली शेयरिंग एंड स्पेस फैसिलिटीज को मोर एंड मोर इस्टेब्लिश करके। तो फ्रेंड ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 5 कंट्रीज इलेक्टेड टू सर्व ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपको पता होगा जब हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं ना तो उसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एंड एक है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसको हम P5 मेंबर कहते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर आप देख लो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनकी 2 साल की टर्म होती है। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1, ठीक है। और ये जो P5 मेंबर है आपको ही पता है ये परमानेंटली रहते हैं,
चिपके रहते हैं, कभी हटने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये परमानेंट है, ठीक है। एंड जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर है दैट इज 10 मेंबर्स, उनकी 2 साल में टर्म खत्म होते रहती है। और आपको ही पता होगा 21-22 का जो पीरियड है उसमें भारत को भी चुना गया था, तो अब भारत का तो टर्म खत्म होने वाला है, दैट्स वाई 23-24 के लिए जो पोजीशन है वो दूसरे देश ऑक्यूपाई करेंगे। और वो कौन से देश हैं, यहाँ पर आप देखो, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड, इन सबको अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए चुना गया है फॉर द टर्म ऑफ व्हाट 23-24, बिकॉज 21-22 में तो भारत एंड अन्य देश जो ऑक्युपाई किए थे तो उसको रिप्लेस करेगा ना। यहाँ पर आप देखो, दिस विल रिप्लेस इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, जिनकी टर्म जो है वो आपका 2022 में ख़त्म होने वाली है। और जब हम बात करते हैं ना कोई भी कंट्री की नाम लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको मैप खोल कर देखने की इक्वेडर कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है, जापान में कुछ आइलैंड्स है ना, होक्काइडो, होन्शू, शियोकू, रयोकू, तो इन सब के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने, माल्टा कहाँ पर है, मोजाम्बिक कहाँ पर है, ठीक है, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, तो अभी से देखोगे तो आदत लग जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। और इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप हमें बताओ। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और यूएन चार्टर के आधार पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको ऑब्लाई करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा विद द काउंसिल्स डिसीजन, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इंडिया ने अपना 2 साल का टर्म कब शुरू किया था, जनवरी 21 में, तो जनवरी 22 में भारत का कहीं ना कहीं जो टर्म है वो एंड होने वाला है 2 साल में, तो दैट्स वाई जो दूसरे देश होंगे वो चुने जाएंगे। ओवरऑल याद रखनी है आपको, टोटल 8 बार इंडिया चुना जा चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो आई थिंक ये सिलेबस हमने डिस्कस नहीं किया। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है यहाँ पर आप देखो, वेयर इट इज, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा, ठीक है। तो क्या की प्रायोरिटीज भारत ने बेसिकली सेट की थी जब इंडिया अपने टर्म को एंजॉय कर रहा था, मतलब जब इंडिया एज ए मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट था। तो एक तो ये है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग नॉर्म्स, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म सब करने की बात की गई थी, फोकस बाय इंडिया। लाइक 2-3 बातें जरूर ध्यान रखनी है जो भारत फोकस करता है। एक तो काउंटर टेररिज्म को मोर इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि जब भी भारत इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं 3 बातें, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 ऐसी चीज़ें जो भारत हमेशा मुद्दा उठाता है। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखनी, तो काउंटर टेररिज्म को मोर इफेक्टिव बनाना है, साथ ही साथ मोर इफेक्टिव पीस कीपिंग करनी है। कैसे, तो मॉडर्नाइजेशन करो, ग्रेटर इंक्लूजन करो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का, साथ ही साथ मेकिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग मोर ह्यूमन सेंटर थ्रू इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, एंड साथ ही साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी पर भी बात हुई है। एंड इन रिलेटेड डेवलपमेंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने इंडिया के जो स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन है, इंडिया ने बेसिकली इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था ऑन द मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसमें हिंदी लैंग्वेज को भी मेंशन किया गया था पहली बार इस रेजोल्यूशन में। और ये जो रेजोल्यूशन है बेसिकली यूनाइटेड नेशन को इनकरेज करता है कि जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस या इन्फॉर्मेशन से डिसमिनेट किए जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में, उसको नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में भी ट्रांसमिट किया जाए इंक्लूडिंग द हिंदी। और अभी यूनाइटेड नेशन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन कौन से आप यहाँ पर देख लो, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। तो आई थिंक कि जो P5 है ना उसके तो 1 2 3 4 5 और एक और जुड़ रहा है, एक और कौन सा है, अरेबिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। तो होप फ्रेंड्स ये आर्टिकल पूरा कवर हो चुकी है, आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।